आज का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक साम। हम जानते हैं दो तरह की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है एक तरफा होती है, मीन्स इट टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, whereas reversible reaction takes place forward as well as in backward direction. Irreversible reaction रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ होती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। Irreversible reaction. The reaction which take place in one direction is called irreversible reaction. Irreversible reaction. It is represented by arrow. एक सिंगल एरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एक सबसे बड़ी खासियत होती है दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस मीन्स दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मतलब इस रिएक्शन की डायरेक्शन जो होती है, जो रिएक्शन की डायरेक्शन होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। दिस रिएक्शन always go to completion। यह रिएक्शन हमेशा पूर्णता को प्राप्त करती है। मतलब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। तो ये होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो सबसे बड़ी खासियत इसकी इस रिएक्शन की क्या है? ये रिएक्शन एक डायरेक्शन में होती है और इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो है हमेशा पूर्णता को प्राप्त करती है। इट ऑलवेज गो टू कंप्लीशन और इसकी डायरेक्शन होती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं जैसे ले लीजिए आप बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की अगर Na2SO4 से रिएक्शन करा दी जाए तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, ये हो गया। फिर आप इसे HCl प्लस NaOH की रिएक्शन करा देंगे तो ये बनाएगा NaCl प्लस
H2O। मतलब ये बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मैं बताऊंगा, लेकिन जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की भी रिएक्शन होती है वो भी रिवर्सिबल नहीं होती है। एक्चुअल में ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन हमने रिएक्शन लिखा है तो मतलब एक जैसे बेरियम क्लोराइड है, इसमें Na2SO4 डाल दिए तो आप बेरियम सल्फेट का जो है प्रेसिपिटेट मिलेगा और NaCl बनेगा। और भी हो सकता है, जैसे बेरियम क्लोराइड है, इसमें आपने ये ले लीजिए सिंपल सा सिल्वर नाइट्रेट को ले लीजिए और इसमें नमक का घोल डाल दीजिए तो ये बना देता है आपका AgCl प्लस NaNO3। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इरिवर्सिबल रिएक्शन के हैं। और एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं NH4HS, ऐसे ये अमोनिया बनाएगा प्लस H2S बनाएगा। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। मीन्स दिस रिएक्शन takes place both in forward direction as well as backward direction। मतलब कोई जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है A प्लस बी, इसने बना दिया C प्लस डी, तो C प्लस डी भी आपस में रिएक्ट करके A प्लस डी बनाएगा। मतलब A और B भी रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है C प्लस डी, ये आपके प्रोडक्ट हो गए। फिर प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है, रिएक्टेंट A प्लस बी हो गया। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की विशेषता क्या होती है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी चलती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू हाफ एरो ऐसे। it never go to completion, या कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है। इरिवर्सिबल में क्या था कि वह पूर्णता को प्राप्त कर रही थी, लेकिन यह जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। अब इसी में देखिए कि अगर ए से बी के ए बी से सी और डी बनने की दर और सी और डी से ए और बी बनने की दर बराबर हो जाए, मीन्स इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction. If rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, such type of reversible 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 reaction are example of
इक्विलिब्रियम, such type of chemical reversible example of equilibrium। मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम इज व्हाट, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन इन reversible reaction rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। This condition is known as chemical equilibrium। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में, हम इसको मिटा देते हैं, What is chemical equilibrium? Chemical equilibrium क्या है? If in a reversible reaction rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, this condition is known as chemical equilibrium। मतलब इफ इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, यहां आप लिख दीजिए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, इफ इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, this condition is known as chemical equilibrium। मतलब जैसे मान लीजिए N2 गैस है और 3H2 गैस है, इससे बन रहा है आपका अमोनिया, और अमोनिया से भी N2 गैस और H2 गैस बन रहा है। इफ rate of forward reaction, मान लीजिए suppose this is the RF equal to rate of backward reaction, इसको कर दीजिए RB, means RF equal to RB। This condition in reversible reaction is known as chemical equilibrium। Okay, so if in a reversible reaction, reversible chemical reaction, rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, this condition is known as chemical equilibrium। हिंदी में समझने के लिए, अगर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया की दर और प्रतीप अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाए तो यह स्थिति क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। साम्य अवस्था किसकी, रासायनिक साम्य की, मतलब केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, सो
if in a reversible reaction rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, this condition is known as chemical equilibrium. N2 gas plus CH2 gas, ये अमोनिया बना रहा है. If the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, this condition is known as the chemical equilibrium. So this is the condition of chemical equilibrium. This is condition of chemical equilibrium. Now, again we see suppose a reversible reaction, suppose a reversible reaction A plus B, it forms C plus D and C plus D forms A plus B. Suppose a reversible chemical reaction, reversible chemical reaction. अब इसमें क्या होता है कि if rate of forward reaction, if rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, this condition is known as chemical equilibrium. This condition is known as chemical equilibrium. So rate of forward reaction here what will be? Suppose rate of forward reaction, rate of forward reaction, इसको हम RF से कर, R सबस्क्रिप्ट F, RF इक्वल टू रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B. वेयर A क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B. मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन किसमें है? मोल पर लीटर. इसको एक्टिव मास भी कहते हैं, हम आगे बताएंगे इसको, जो गोल्डबर्ग बागे ने दिया था एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट. तो आप सिंपल जान लीजिए यहाँ पे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब A प्लस बी से C प्लस D बनने का जो रेट है, इसमें क्या होगा? KF इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B. KF क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको मान लीजिए हम कर देते हैं R सबस्क्रिप्ट B, RB. RB इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D. इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2. तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब C और D से A और B बनने का जो रेट है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D. KB क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. तो हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अब हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं. अगर इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन,
means Kf concentration of A, concentration of B equal to Kb concentration of C, concentration of D. Now Kf upon Kb equal to concentration of C, concentration of D divided by concentration of A, concentration of B. यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंसंट्रेशन है ये हम मोल पर लीटर में है, ठीक है। इसको एक्टिव मास भी कहते हैं। हम आगे बताएंगे कि किसी जो रिएक्शन की होने की जो रेट है उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एक्टिव मास मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। गुल्डबर और बागे ने कॉन्सेप्ट दिया था। तो Kf अपॉन Kb इक्वल टू C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब देखिए A भी कांस्टेंट है, Kf भी कांस्टेंट है, इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। Kb भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट की वैल्यू एक अलग कांस्टेंट देगी। मान लीजिए सपोज Kf अपॉन Kb इक्वल टू K, तो हम लिख सकते हैं K इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। सो ये जो इक्वेशन है इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। तो इक्वेशन इसको 3 मत मानिए, इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए। मतलब Kf अपॉन Kb इक्वल टू K को 3 मान लीजिए और K इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। So we see here that this K, now here capital K is what? This is the equilibrium constant. Here it is represented in the form of concentration. यहाँ इसको concentration के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम इसको इस K को कैसी भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी राइट हियर K इक्वल टू K. So K equilibrium constant. So what we see here, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। Here equilibrium constant K is the ratio of velocity constant for forward reaction and equilibrium constant K is equal to the ratio of velocity constant for forward reaction and velocity constant for backward reaction. Means K equal to Kf divided by Kb. Means equilibrium constant K is equal to the ratio of velocity constant for forward reaction and velocity constant for backward reaction. Velocity constant इसको दिखाते हैं, इसको rate constant या velocity constant कहते हैं, ठीक है। सो K यहाँ जो भी K है rate constant या velocity constant for forward reaction, and what will be this
constant or velocity constant for backward reaction. So equilibrium constant is the equal to the ratio of velocity constant for forward reaction and velocity constant for backward reaction. अब आइए हम इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस B और A बना रही है C प्लस D. इक्विलिब्रियम कंडीशन पे A और B C और D बना रहे हैं और C और D से A और B भी बन रहा है. अब ध्यान देने की बात है कि इक्विलिब्रियम पे जो होता है ना, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो बदलेगी नहीं. अगर इनका 2 मोल है, इनका 3 मोल है, इसका 6 मोल है, इसका 7 मोल है, तो मतलब हम शुरू में कुछ भी ले लिए हो, अगर 10 ले लिए हो, 12 ले लिए हो, इसका कोई मतलब नहीं. इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इनके कितने मोल हैं उस पर हर चीज डिपेंड करता है. मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो चेंज नहीं होगी. जैसे हम ग्राफ जब खींचते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, अब हम देख रहे हैं कि A और B जो है शुरू में क्या होगा, यूज होगा, तो इसकी जो कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगी, ऐसे से घटती जाएगी, ऐसे से घटती जाएगी. अब C और D शुरुआत में 0 है तो A और B से बन रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक सीमा तक बढ़ेगी. लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लीजिए यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, तो ए सी कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B. अब ध्यान दीजिए यहां पे कि C और D की कंसंट्रेशन जो है ना, यहां पे कोई वैल्यू है और A और B की जो वैल्यू है यहां पे कुछ है. अब A नहीं बदलेगी, जो है सो है, ठीक है. तो इस तरह का ग्राफ हमें कंसंट्रेशन और टाइम के बीच जब ग्राफ ड्रा करते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए तो मिलता है. यहाँ 2 भी हो सकता है, नंबर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कम होगी उस हिसाब से बन जाएगा, लेकिन सार्थक का कन्वीनियंस हमने केवल 2 ही दिखाया है, यहाँ पे 2 ही करें. तो मान लीजिए A और B शुरुआत में इनके कुछ मोल थे, मान लीजिए 5 मोल 10 मोल कुछ भी रहे हों. शुरुआत में C और D के कितने मोल थे, कोई 0 मोल थे, तो रिएक्शन यहाँ कहाँ शुरू होगी, 0 से. तो A और B क्या होगा, इनकी मात्रा रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करेगी इनकी मात्रा घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और C और D की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी. लेकिन जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो हमको इस तरह का कर्व प्राप्त होगा. मतलब एक समय के बाद जाके ए भी कांस्टेंट हो गया और एक समय के बाद जाके ए भी कांस्टेंट हो गया. मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ए और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ए. मतलब एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant and concentration of product remains constant. It doesn't depend
ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने वो समझा कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होगा और जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का होगा वो बदलेगा नहीं, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट रहेगा। और इक्विलिब्रियम इस पर भी नहीं निर्भर करता कि आपने शुरुआत में कितना लिया था, 20 मोल लिया था, 30 मोल लिया था, 40 मोल लिया था, इस पर कोई मतलब नहीं डिपेंड करता। डिपेंड करता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब ए और बी सी और डी बनाता है और सी और डी ए और बी बनाता है, मतलब ए और बी से सी और डी के बनने की दर और सी और डी से ए और बी के बनने की दर जब बराबर हो जाती है तो वह कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। अब इस कंडीशन में जो ए और बी की कंसंट्रेशन है और सी और डी की कंसंट्रेशन है, इस पर इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। अब हम आगे देखते हैं। इसी तरह का रेट कर लीजिए। मान लीजिए रिएक्शन है ए प्लस बी और बन रहा है सी प्लस डी। इसमें क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब एट इक्विलिब्रियम। तो मान लीजिए हमने एक रेट और टाइम के बीच ग्राफ खींचा। अब ए और बी शुरुआत में यही रहेंगे, इन्हीं से शुरुआत होगी, इनकी कंसंट्रेशन कुछ है तो इनकी जो है एक वैल्यू जाके ऐसे हो जाएगी, घटती जाएगी। और सी और डी चूंकि जीरो है ना, तो यहाँ से जीरो से शुरू होते होते एक कंसंट्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके मिल जाएंगे। मतलब इस पॉइंट पे और एक समय के बाद इस पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट है, ये जो रेट है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब इस पॉइंट पर, मतलब इस एक पर्टिकुलर टाइम पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गई। तो अगर हम रेट और टाइम के बीच ग्राफ खींचें तो हमको इस तरह का ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो ए रेट किसके लिए हो गई, आर एफ के लिए। तो आर एफ यहाँ क्या है, आर एफ इक्वल टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। आर बी क्या है, के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, आर एफ इक्वल टू आर बी। तो ऐसे ऐसे शुरुआत में इसकी पर कुछ कंसंट्रेशन है और ये धीरे धीरे घटता जाएगा और जो बैकवर्ड रिएक्शन है धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि शुरुआत में तो जीरो है ना, शुरुआत में प्रोडक्ट जीरो है, तो प्रोडक्ट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ हो रही है वो प्रोडक्ट भी बन रहा है, अब प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन रहा है, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट की भी रिएक्शन रेट बढ़ती जाएगी। और कहाँ तक बढ़ेगी, एक पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं। अब वैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इससे बन रही है हमारी अमोनिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से मिलकर अमोनिया बन रही है और अमोनिया भी डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा, आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ एयर कंसंट्रेशन ऑफ N2 गैस कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस टू द पावर 3। आरबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 गैस टू द पावर 2। अब देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, देखने पर अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम पे
RF इक्वल टू RB हो गई। तो एक स्टैटिक रिएक्शन रुक नहीं जाती है। जितनी तेजी से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है, उतनी तेजी से ही अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है। मतलब यह अभिक्रिया या रिएक्शन रुकी हुई नहीं है, ये चल रही है, आगे चल रही है। जितनी तेजी से आगे चल रही है उतनी तेजी से पीछे चल रही है। तो यहाँ कौन सी स्थिति है? डायनेमिक स्टेट में, डायनेमिक कंडीशन यहाँ पे है। कौन सी कंडीशन यहाँ पे? डायनेमिक कंडीशन, नॉट स्टैटिक। स्टैटिक नहीं है, नॉट स्टैटिक कंडीशन। तो मतलब है कि इक्विलिब्रियम कभी स्टैटिक नहीं होता। क्या होता है? डायनेमिक होता है। जितनी तेजी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? केमिकल, तीसरी क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल, यहां पे रिवर्सिबल हो जाएगी। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन व्हेन exist in equilibrium, it exists in dynamic condition, not in static condition। मतलब सबसे बड़ी बात, केमिकल इक्विलिब्रियम किसमें होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो ए रिएक्शन जो होती है, जब बराबर हो जाती है ना, तब भी चलती रहती है, बंद नहीं होती कि मतलब ये रुक गई है। जितना तेजी से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनेगा, उतनी ही तेजी से अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। और एक और बात मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये किसी भी दिशा से हो सकता है। ऐसे मान लीजिए H2 गैस है प्लस I2 गैस है, ये बना दिया 2HI गैस। ऐसे भी इस दिशा से भी इक्विलिब्रियम स्थापित हो सकता है, और इक्विलिब्रियम ऐसे भी स्थापित हो सकता है। 2HI गैस H2 गैस प्लस I2 गैस। मीन्स केमिकल रिएक्शन डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ये अगर H2 I2 रिएक्टेंट के रूप में काम कर करके ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो इस साइड से भी इक्विलिब्रियम स्थापित हो सकता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होके H2 गैस प्लस I2 गैस बना रही है, तो इस साइड से भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। So chemical equilibrium does not depend on direction. So chemical equilibrium does not depend on direction. It can be established from any side। ठीक है? तो H2 I2 से HI बन रहा है, इस साइड से भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है, और HI से HI डिकम्पोज होकर H2 गैस और I2 गैस बना रहा है, इस साइड से भी इक्विलिब्रियम स्थापित हो सकता है। और दूसरी बात मैं बता दे रहा हूं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम पे है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम पे at chemical equilibrium gives free energy change delta G equal to 0। जब मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जैसे
H2O है, A है लिक्विड स्टेट में और A H2O सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये आपका आइस है, ये है वाटर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव डेल्टा जी, निगेटिव डेल्टा जी, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, और डेल्टा जी इक्वल टू बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर मान लीजिए ये 4 ऑप्शन आ गए तो आप क्या लगाएंगे? डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो ए ना तो पॉजिटिव होगी ना तो निगेटिव होगी, क्या हो जाएगी? 0। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, तो आप उससे बोलिएगा नहीं, ना तो पॉजिटिव होगी ना तो निगेटिव होगी, होगी तो 0 होगी। तो अगले लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है।